गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है नहीं पूरी फैमिली के? बढ़िया हो? सभी लोग तंदुरुस्त हैं फैमिली में सारे? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया जी। इधर सुना ध्यान से। अच्छा, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 16 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूरी की पूरी सीएस की प्रोफेशनल फैमिली के लिए। और मैं सैटरडे को प्रोफेशनल वाले बच्चों का सेशन नहीं ले पाया था, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ जी। क्योंकि सैटरडे को मैं सेशन इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को पता है, जो डाउट सेशन के अंदर आए थे, कि जो मेरे वाइफ के मामा जी हैं वो कोविड की वजह से एक्सपायर हो गए थे। तो उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो गया था। पहले तो उनकी हेल्प के चक्कर में कि कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए या हॉस्पिटल मिल जाए, बट वो बेड अवेलेबल नहीं हुआ, तो लास्ट टाइम पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया। इस वजह से वो कंट्रोल सिचुएशन नहीं हो पाई। तो उस दिन मैं इसलिए आपका सेशन नहीं ले पाया। बाकी कल भी सेशन मैंने एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का लिया था, परसों भी लिया था, मतलब कल भी लिया, परसों भी लिया, संडे को भी लिया था, और आज मैं फिर अपनी पूरी की पूरी फैमिली के सामने आ चुका हूँ सर। सैटरडे को मैं सेशन नहीं ले पाया था, मेरी मजबूरी थी। तो कई बच्चे गुस्सा हो गए थे कि सैटरडे को क्यों नहीं लिया सर। अगर सीरियस प्रॉब्लम घर में थी मैं इसलिए नहीं ले पाया, नहीं तो आज तक मैंने कभी सेशन मिस नहीं किया। ठीक है। और मैं तभी आपको बोलता हूँ सर, दूसरों की जितनी आप हेल्प कर सकते हो ना, प्लीज आप हेल्प किया करो यार। मुझे उस दिन वाकई फील हुआ कि एक इंसान हेल्पलेस भी हो सकता है। मतलब मैंने काफी सारी कोशिश की, बट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पाई, मतलब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाया। तो मैं आपको दोबारा बोलूंगा, आपका मैंने मैंने आपको उस दिन भी कहा था, जितना हो सके ना, जितना हो सके अपने सोर्सेज से जितना हो सके हर पर्सन की हेल्प करना सर। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, सही बता रहा हूं, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, और ये दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस ये बात ध्यान देना। सर यही टाइम है दूसरों की सहायता करने का। अगर यही टाइम दूसरों का दर्द देख के अगर आपके दिल में दर्द होता है, इट मीन्स आप इंसान हो। अगर दूसरे का दर्द देख के अगर आपके दिल में दर्द नहीं होता, आप इंसान नहीं हो। साफ साफ सी बात सुन लो जी। ठीक है जी। तो प्लीज मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, हर पर्सन की हेल्प करना जितनी आप मैक्सिमम कर सकते हो। चाहे वो दूसरे को मोटिवेट करके हेल्प करो, चाहे वो जो उसको रिक्वायरमेंट है कैसे भी करके उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करो। मतलब जितना हो सके ना, अगर आप हेल्प करोगे, देखना आपकी लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है जी, चलो इधर सुनना ध्यान से। अच्छा, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर जो है, सेशन नंबर 16 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के सेशन में वैसे मैंने सैटरडे को जो सेशन लेना था, उसके अंदर मैंने आपको ना दो टॉपिक दिए थे। एक तो मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन का टॉपिक होगा, और एक मैंने कहा था टैक्स इनवॉइस वाला। अब जो मैंने आपका मॉड्यूल चेक किया ना, उसमें रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में तो इन्होंने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट इनवॉइस वाले चैप्टर में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इनवॉइस वाले चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है, रिटर्न वाले चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है, और रिफंड वाले चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है, जबकि एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो रजिस्ट्रेशन के जो उन्होंने दो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए हैं उसको हम सोल्व करेंगे। और जो दिसंबर 2020 में न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें तीन क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है आईटीसी का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई का, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन हमारा और है वैल्यूएशन के चैप्टर का, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा। जो बच्चे कहते हैं कि सर दिसंबर 20 में पेपर पता नहीं कहां से बना, किस तरह का पेपर बना था, आपको आज तीन क्वेश्चन करा दूंगा। ऐसे करते करते दिसंबर 2020 का न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस सारा पेपर जो हम यहाँ पे स्टूडेंट दरबार के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल में ना आपके ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। तो ये बात ध्यान देना कि आने वाले जो हमारे सेशंस होंगे ना, एक तो जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी हम सोल्व करने स्टार्ट कर देंगे, और जो सीए के एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आपके मॉड्यूल के ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने चेक कर लिए हैं। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे होंगे उसको भी हम डे बाय डे सोल्व करेंगे, बट अब हम लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस वो भी करना स्टार्ट करेंगे, और जो सीए वाले क्वेश्चंस होंगे वो भी अब हम करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिन बच्चों को था ना कि सर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो अब टेंशन मत लो सर। आज के सेशन से अगले आने वाले जो भी सेशंस होंगे ना, उसमें मॉड्यूल वाले तो करेंगे, बाकी जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे, और उसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं आज से ही। ठीक है। लो जी, इधर सुनना ध्यान से। अब एक बार चेक करते हैं, आपके एडवांस टैक्स का मॉड्यूल जो है उसमें रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ना आपके टोटल दो ही क्वेश्चन दिए हैं बस। जो आपके सीएस प्रोफेशनल का मॉड्यूल है उसमें रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपके मेनली दो ही क्वेश्चन दिए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है जिसमें आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है, और एक सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये बताना है कि उस केस में रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब एक बात मैंने सोच के बोलना सर, ये क्वेश्चन करने से पहले ना एक बात मुझे बताओ। रजिस्ट्रेशन में एक तो सेक्शन नंबर 22 आपने किया होगा, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 आपने किया होगा, पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और अगर मैं 24 की बात करूंगा, 24 में क्या होता है, मैंडेटरी और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब 22 में ना, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि आपके ना तीन लिमिट होंगी। कुछ केस में 10 लाख के बाद करवाना होगा, कुछ केस में 20 लाख के बाद करवाना होगा, कुछ केस में 40 लाख के बाद करवाना होगा।
23 में कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट है, गवर्नमेंट कहती है अगर आप 23 में कवर हो जाते हो तो इन इन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जो लोग 24 में कवर होंगे, चाहे उनकी लिमिट 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख नहीं भी होगी ना, उन्हें फिर भी करवाना पड़ेगा क्योंकि 24 में मैंडेटरी है। तो ये सारी बातें आपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी। अब जब रजिस्ट्रेशन की लिमिट 10 लाख होगी, 20 लाख होगी, 40 लाख होगी, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर कैसे काउंट करेंगे, वो सारी बातें हम क्लास में कर चुके हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में आप सारी सप्लाई काउंट करते हो, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जम्प्टेड सप्लाई हो, इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट हो। बट ऐसी इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर होती है वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होती। मैं दोबारा बोलूंगा, एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी सारी सप्लाई काउंट होती है। एक तो जीएसटी कवर नहीं करते, एक सेस कवर नहीं करते, और एक ऐसी इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर होगी उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में हम कवर नहीं करते। एक बार चेक करना यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे जी, जेब्रा एंड कंपनी, ध्यान से पढ़ना जी, जेब्रा एंड कंपनी इज ए मैन्युफैक्चर एंड इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर रेगुलर स्कीम। इट फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द टैक्स पीरियड 31 मार्च 29। ठीक है, वो कह रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई की है जिसपे जीएसटी 18% है, उसमें 59 लाख, इसमें जीएसटी इंक्लूड है जी। वो कह रहे हैं गुड्स एक्सपोर्ट किए नील रेटेड है, वो आपके 30 लाख रुपए के हैं। इनवर्ड सप्लाई है जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल होगा, वो 7 लाख रुपए की है। और आपने दूसरी ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर किए हैं, वो आपका 50 लाख रुपए का है, ये विदाउट जीएसटी है। वो कह रहे एग्रीगेट टर्नओवर कितनी होगी वो बता दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इसका एक बार आंसर मत चेक करना। याद करो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर मैंने क्या बोला, एग्रीगेट टर्नओवर में आप सारी टैक्सेबल सप्लाई काउंट करोगे बट जीएसटी और सेस उसमें काउंट नहीं करोगे। अब पहला केस कह रही है अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई की है 59 लाख की, अब अगर ये लिखा होता ना इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है तो एग्रीगेट टर्नओवर में ना पूरा का पूरा 59 लाख ले लेता। बट वो ये बात कहना चाहता है कि 59 में जीएसटी भी इंक्लूड है। अब अगर जीएसटी भी इंक्लूड है तो जीएसटी बाहर निकाल के टर्नओवर कितनी होगी हमें वो चेक करना पड़ेगा। अब एक बार चेक करो जी, 59 लाख है, अगर 59 लाख में जीएसटी भी इंक्लूड है तो 59 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई अगर मैं 100 करूंगा तो एक बार चेक करो कितना आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे 50 लाख निकल के आएगा, ये 50 लाख निकल के आएगा जी। अब सोच समझ के बोलना, 50 लाख रुपए निकल के आ गया, 50 लाख तो ये हो गई। उसके बाद आपका जीएसटी आ गया, एक्सपोर्ट किया है आपने, गुड्स एक्सपोर्ट किए, नील रेटेड है, ये भी काउंट करेंगे नहीं काउंट करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे, 30 लाख रुपए हो गए। ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा वो सप्लाई हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगी, ये 7 लाख हमारे काउंट नहीं होंगे। और ये 50 लाख रुपए अगर दूसरी ब्रांच को अपने स्टॉक ट्रांसफर किया है तो क्या स्टॉक ट्रांसफर भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे, ये 50 लाख भी काउंट करेंगे। तो 50 लाख ये और 50 लाख ये कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया, 30 लाख ये हो गया, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की हमारी टर्नओवर निकल के आएगी। तो अगर यहाँ पे आप एग्रीगेट टर्नओवर चेक करोगे 1 करोड़ 30 लाख रुपए की हमारी एग्रीगेट टर्नओवर होगी। बताओ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर के अंदर बना हुआ है जी। सिर्फ क्वेश्चन में दो बातें ध्यान देने वाली हैं जी, पूरे क्वेश्चन में दो बातें ध्यान में देने वाली हैं। सबसे पहली बात कि जो पहला अमाउंट है उसमें जीएसटी इंक्लूड है, और अगर जीएसटी इंक्लूड है तो जीएसटी जो होगा वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। अब अगर वो काउंट नहीं होगा तो जीएसटी बाहर निकाल के हमारी टर्नओवर कितनी है वो काउंट करेंगे। और ऐसी इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर होगी ना वो इनवर्ट सप्लाई भी हमारी टर्नओवर में नहीं आएगी। तो एक तो ये 7 लाख बाहर निकाल देना, और एक 59 में जो 9 लाख रुपए का जीएसटी है वो भी बाहर निकाल दो। उसको छोड़ के अगर टर्नओवर आप काउंट करोगे तो टर्नओवर आप कितनी आएगी, 1 करोड़ 30 लाख रुपए, ये आपकी टर्नओवर निकल के आ रही है। ठीक है जी। तो उसने मुझसे मांगा क्या, कह रहा जी एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगी ये बता दो। तो एग्रीगेट टर्नओवर हमारी कितनी होगी जी, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की हमारी टर्नओवर होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। बताओ जी इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इस चैप्टर के अंदर। अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा ना, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा है। ये आपका है जी सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखना जी। कहाँ गया, हाँ अभी तो यहीं पे था। पेज नंबर कोई बताएगा, पेज नंबर किस पे है? ऊपर होगा। ये रहा जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी, पेज नंबर 229 के ऊपर है जी, पेज नंबर 229 पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। एक बार चेक करना, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एडवाइस, आपने एडवाइस करनी है मिस्टर ए को वेदर ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी और नोट। मतलब आपको मिस्टर ए को एडवाइस करनी है। क्वेश्चन क्या बनेगा, एज ए कंपनी सेक्रेटरी कंसल्ट करो, एज ए सीएस कंसल्ट करो, क्या मिस्टर ए जो है
वो रजिस्ट्रेशन के लाइबल होगा या नहीं होगा, आपको ये कंसल्ट करना है। एक बार चेक करना जी। वो कह रहे हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा किस में आता है जी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है। उसकी टैक्सेबल टर्नओवर 8 है, एग्जम्प्टेड टर्नओवर 2 है, टोटल टर्नओवर 10 है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी। अब अगर टोटल टर्नओवर 10 है तो याद करो मैंने कहा था कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर होंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 4 स्टेट आती हैं जी, कौन कौन सी, याद करो। नाग मणि को त्रिपुरा और मिजोरम घुमा के लेके आया, नाग मणि को त्रिपुरा और मिजोरम घुमा के लेके आया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 केस में लिमिट 10 लाख होती है। इट मीन अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख तक है उस केस में करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख से ऊपर होगी उस केस में करवाने की रिक्वायरमेंट है। अब अगर एग्जैक्ट 10 लाख भी होगी तो क्या उस केस में करवाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, आंसर इज नो, क्योंकि 10 लाख से अगर ऊपर होगी ना उस केस में करवाने की रिक्वायरमेंट होगी, 10 लाख पे नहीं होगी। तो चेक करो आंसर क्या लिखा हुआ है जी। वो कह रहे हैं नो, लाइबल नहीं है, सिंस उसकी टर्नओवर जो है वो 10 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही, इसलिए लाइबल नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया जी। अगला कह रहे हैं जी गुजरात है, ध्यान से जी, गुजरात है। वो कह रहे हैं गुजरात है, 18 लाख ये है जी, 2 लाख ये है, और यहाँ पे टोटल 20 लाख रुपए है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी। अब अगर यहाँ पे 20 लाख रुपए है, सोच समझ के बोलना, अगर यहाँ पे 20 लाख रुपए है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख तक होगी उस केस में करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर 20 लाख से ऊपर होगी उस केस में करवाने की रिक्वायरमेंट होगी। अब बच्चा ये बात कहता है सर वही जहां पे अभी यहाँ मतलब अब तो लिमिट हमारी 40 लाख हो चुकी है ना, अब अगर लिमिट हमारी 40 लाख हो चुकी है तो 40 लाख में तो यहाँ पे कर मतलब 40 लाख की लिमिट हो चाहिए, यहाँ पे 20 लाख की लिमिट क्यों रखा है। अब चेक करो क्वेश्चन में ना उन्होंने कहीं क्लैरिफाई नहीं किया कि वो गुड्स की बात कर रहे हैं सर्विस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसने क्या बोला, गुजरात में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब ये बिजनेस अगर गुड्स का होगा फिर तो लिमिट 40 लाख की बनेगी, अगर गुड्स एंड सर्विस दोनों का होगा फिर लिमिट बनेगी 20 लाख की, अगर सिर्फ सर्विस का होगा तो लिमिट बनेगी 20 लाख, क्योंकि गुजरात जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर नहीं होता। अब अगर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर नहीं होगा तो लिमिट या तो लगेगी 20 लाख की या लगेगी 40 लाख की। अब इन्होंने ये एज्यूम कर लिया लिमिट 20 लाख की है, तो ऑब्वियस बात अगर 20 लाख तक होगी उस केस में तो वैसे ही करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, नोट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद देखो जी, राजस्थान जो है वो ये बात कहना चाह रहे हैं ही हैज प्रीवियसली रजिस्टर्ड अंडर सर्विस टैक्स, आपने अब बोल देना चाहिए। अब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस राजस्थान में है और वो ये बात कहना चाह रहे हैं ही वाज प्रीवियसली रजिस्टर्ड अंडर सर्विस टैक्स। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो माइग्रेशन वाले लोग होंगे, याद करो सेक्शन 22 में लिखा था कि वैसे 10, 20 और 40 लाख के बाद करवाना है, बट जो लोग माइग्रेशन वाले होंगे, जो ओल्ड लॉ से न्यू लॉ में आ रहे होंगे, उनकी टर्नओवर चाहे कितनी भी हो उनको करवाना ही पड़ेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे टर्नओवर इसकी 13 लाख रुपए है, क्या फिर भी करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा, यस करवाना पड़ेगा। अब बच्चा कहता है क्या नाम है आपका, पुलकित। पुलकित कहता है सर राजस्थान वाले केस में तो लिमिट आपकी 40 लाख लगेगी। मैं कहा बिल्कुल लगेगी, अगर वो गुड्स का सप्लायर होगा 40 लाख लगेगी, अगर वो सर्विस वाला होगा तो 20 लाख लगेगी, अगर गुड्स एंड सर्विस वाला होगा तो 20 लाख लगेगी, फिर भी करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ओल्ड लॉ में रजिस्टर्ड है, और अगर ये सर्विस टैक्स से जीएसटी में कवर होगा उस केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। और ये बातें आपने क्लास में पढ़ी होंगी, सेक्शन 22 में मैंने एक डायग्राम बनवाया था, डायग्राम के अंदर मैंने लिखवाया बेटा कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 22 के सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 में कवर हो जाएगा ना, उस केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। और सब सेक्शन 2, 3, 4 में क्या लिखा था, माइग्रेशन वाले केस कवर थे, अमलगामेशन वाले केस कवर थे, सक्सेशन वाले केस कवर थे। अब देखो वही केस आ गया कि अगर कोई माइग्रेशन वाला है जो ओल्ड लॉ से न्यू लॉ में आ रहा है, चाहे टर्नओवर 13 लाख है फिर भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो आंसर लिखो जी, क्या लिखा हुआ है, यस ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22(2). देखो 22 का सब सेक्शन 2, irrespective of the threshold limit 40 lakh but can apply for cancellation of registration in terms 24(4). मतलब वो कैंसिल करवा सकता है बट उसको लेना जरूरी होगा, ये बात ध्यान देना। तो ये तो हो गया एग्जांपल नंबर 3 हमारा। अगला देखो जी, वो कह रहे हैं ए मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रांडेड आइसक्रीम हैविंग इट्स फैक्ट्री इन केरला एंड कमांड्स टर्नओवर ऑफ 38 लाख। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, याद करो जी, आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, अब अगर आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको की बात करूंगा उस केस में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। आपको मैंने पहले भी कहा था कि गुड्स वाले केस में वैसे लिमिट 40 लाख है, बट अगर पान मसाला, आइसक्रीम, टबैको की बात करोगे उस केस में लिमिट आपकी 20 लाख होगी। अब वो कह रहे इसकी टर्नओवर जो है ना 38 लाख रुपए है, सोच समझ के बोल देना। अगर टर्नओवर 38 लाख रुपए होगी, क्या करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा, यस करवाना पड़ेगा, क्योंकि पान मसाला, आइसक्रीम, टबैको वाले केस में लिमिट आपकी 40 लाख एप्लीकेबल नहीं होगी, लिमिट आपकी 20 लाख एप्लीकेबल होगी।
और सोच समझ के बोलना जी, अगर लिमिट 20 लाख एप्लीकेबल होगी तो क्या लाइबल या नॉट लाइबल? लाइबल होगा। देखो जी, यस, बिकॉज द थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स। ठीक है जी। तो अगर भैया इस गुड्स के आप सप्लायर हो तो उस केस में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, तो ये आंसर आपको लिख के आना है। ठीक है जी। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है जी, 4 नंबर के अंदर बनेगा। वो क्या, टेबल बना के दे देंगे, और टेबल बना के ना वो आपको ये वाला पोर्शन देंगे, ये वाला पोर्शन आपको लिख के आना पड़ेगा। मतलब टर्नओवर निकाल के दे देंगे। अब आपसे ये पूछेंगे लाइबल या नोट लाइबल। अब लाइबल या नोट लाइबल के साथ आपको रीजन भी देके आना पड़ेगा, रीजन क्या है। ठीक है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, पूरे क्वेश्चन में इन्होंने कहीं पर भी गुड्स और सर्विस की बात नहीं की, तो हमें एजम्पशन बेस यूज करना पड़ेगा कि अगर ये बिजनेस गुड्स का है तो लिमिट ये वाली एप्लीकेबल होगी, अगर सर्विस का है तो लिमिट ये वाली एप्लीकेबल होगी, और अगर गुड्स और सर्विस दोनों का है तो लिमिट आपकी ये वाली एप्लीकेबल होगी। क्या कह रहे हो? बच्चा कह रहा है सर पहले केस में, त्रिपुरा वाले केस में तो आपने कोई एजम्पशन नहीं ली, त्रिपुरा वाले केस में लूंगा ही क्यों? नालायको, याद करो, त्रिपुरा वाले केस में तो चाहे कुछ भी हो, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, हर केस में 10 लाख की लिमिट है। और इवन जो 6 कैटेगरी मैंने आपको और स्टेट, मैंने 6 स्टेट आपको और बताई थी, याद करो, तेलंगाना आपका हो गया जी, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका फिर आपका वही अरुणाचल प्रदेश हो गया। उन 6 स्टेट में लिमिट आपकी 20 लाख एप्लीकेबल होती है, और जो उन स्टेट में कवर नहीं होते फिर आपकी लिमिट होती है 40 लाख एप्लीकेबल होती है। ठीक है जी। तो आपको ना यहाँ पे अगर बाई चांस सेम क्वेश्चन बन गया, फिर एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि ये सप्लायर गुड्स का है, फिर तो काम ही खत्म हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो गुड्स वाला होगा, सर्विस वाला होगा, या गुड्स एंड सर्विस दोनों वाला होगा। ये बात क्लियर है जी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में था जी, रजिस्ट्रेशन का। अब इसके अलावा ना मैंने सारा मॉड्यूल देख लिया, इसके अलावा मॉड्यूल में पूरा चैप्टर देख लिया जी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन का आपके मॉड्यूल में नहीं है, इनवॉइस का भी नहीं है। अब इधर सुनो ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ना अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है जी आपका, ये देख लो जी, एडवांस टेक्स्ट का पेपर है। ये पेपर आपका दिसंबर 2020 का है, जो कुछ बच्चों ने शायद अभी दिसंबर 20 में दिया होगा, अगर आप में से कोई बच्चे न्यू सिलेबस वाले बैठे हैं। अब न्यू सिलेबस में ना ओल्ड सिलेबस का भी करेंगे, न्यू का भी करेंगे, दोनों बच्चे टेंशन मत ले, दोनों का कंप्लीट करेंगे। न्यू सिलेबस में सबसे पहला क्वेश्चन था 5 नंबर का आईटीसी के चैप्टर का, और बच्चा इस क्वेश्चन के बाद ना इतना घबरा गया था, बच्चा कहता सर पेपर ही पता नहीं कहां से आ गया। आओ जी देखते हैं पेपर कहां से आया। आप चेक करना, पेपर सारा उसी नोट्स में से होगा जो हमने क्लास के अंदर बनाए थे, बस पढ़ने का तरीका अलग होगा। अगर आप सही ढंग से क्वेश्चन पढ़ोगे ना सर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर ये भी देख रहे छी, आंसर हम खुद निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आंसर मैच करेंगे इंस्टीट्यूट के आंसर से, फिर चेक करेंगे हमारा सही है हमारा गलत है। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे जी, प्लीज बातचीत मत करो यार, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, अगर 1 घंटा प्रैक्टिस कर लोगे ना डेली मेरे साथ, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी सर, बहुत हेल्प हो जाएगी, अभी आपको नहीं पता। तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो, और प्लीज बातचीत मत किया करो। ठीक है, जितने बच्चे बैठे, मैं कह रहा हूँ 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, 100 हैं, जो बच्चे सामने बैठे हैं, अगर सही ढंग से मेरे साथ पढ़ लोगे ना, आपका बहुत फायदा होगा। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखना जी, वो कह रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसेबल, मतलब आईटीसी कितना एडमिसेबल होगा अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 17 टू पीक्यूआर लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन व्हिच हैव टेकन प्लेस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020। टेक नोट दैट ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी वो आपकी सेटिस्फाइड है, और द रजिस्टर्ड पर्सन पीक्यूआर लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। कह रहे हैं सपोर्ट योर आंसर बाय गिविंग ब्रीफ रीजन, मतलब जो आप आंसर दोगे ना साथ में रीजन भी देना पड़ेगा ब्रीफ में, मतलब बड़ा रीजन नहीं, पूरा प्रोविजन नहीं, साथ में थोड़ा सा रीजन दे दो कि जो आपने आईटीसी क्लेम किया वो क्यों क्लेम किया। आप जो एक बार चेक करते हैं, सबसे पहला केस है, सबसे पहला केस है, वो कह रहे हैं गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्टेड एन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एट जयपुर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं आपने गुड्स यूज किया, किसमें यूज किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एट जयपुर। याद करो 17.5, 17.5 जी, 17.5 किसका है, आईटीसी ब्लॉकेज का सर, ये आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। अब 17.5 में जो आईटीसी ब्लॉकेज वाला पॉइंट है उसमें कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, कि अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है।
अब एक बात मुझे सोच के बोलना, आप ऑफिस की बिल्डिंग का एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके लिए आप गुड्स लेके आए हो, तो क्या ये प्लांट मशीनरी में कवर होगा या अदर देन प्लांट मशीनरी में कवर होगा? अदर देन प्लांट मशीनरी में। तो इस पे आपने जो भी जीएसटी पे किया होगा ना, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 17(5) में ब्लॉक है। एक बच्चा कहता है, सर तो क्या ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस नहीं होगी? आंसर इज नो। सर वो साफ साफ कह रहा है कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग मीन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। और अगर वो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, नो डाउट 17(5) में आईटीसी ब्लॉक है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट प्लांट मशीनरी वाले केस में मिल जाता है। बट ये क्वेश्चन प्लांट मशीनरी का नहीं है। ये क्वेश्चन किसका है? ये बिल्डिंग का है, और बिल्डिंग हमारी प्लांट मशीनरी नहीं होती, इस केस में आईटीसी ब्लॉक होगा, तो इसको आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान देना। इस पे क्रॉस मार दिया, इसका आईटीसी मिलेगा नहीं, 17(5) में ब्लॉक है। अगला देखो, पैकिंग मटेरियल यूज इन फैक्ट्री। आपने बोल दो नहीं, अगर पैकिंग मटेरियल अपने फैक्ट्री में यूज किया, क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज की होगी, तो गवर्नमेंट कहती है आईटीसी आपको मिल जाएगा, इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। अगले का देखो जी, गुड्स डिस्ट्रॉय इन फ्लड वाटर ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज। मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया जी 17(5). हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 17(5) अगर गुड्स लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, स्टोलन हो गया, तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो अपने बोल दो, क्या इसका आईटीसी मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, आंसर इज नो। इस पे मार दिया क्रॉस, इसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला देखो जी, पेपर परचेज फॉर कंप्यूटर प्रिंटिंग एंड फॉर फोटोकॉपी मशीन यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। अब अगर मैंने पेपर परचेज किया कंप्यूटर प्रिंटिंग के लिए और फोटोकॉपी के लिए, जिसको हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो क्या उस पर जो भी मैंने जीएसटी पे किया होगा, क्या आईटीसी क्लेम करूंगा? नहीं क्लेम करूंगा, 100% क्लेम करूंगा। इस पे मैं क्लेम कर लूंगा जी। यस हो गया। आगे देखो जी, इनपुट यूज फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक। आपने बोल देना जी, अगर मैंने इनपुट यूज किए, किसके लिए की जी? टेस्ट करने के लिए या क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो क्या आईटीसी क्लेम करूंगा? नहीं क्लेम करूंगा, आंसर इज यस, क्लेम करूंगा। इसका भी आईटीसी क्लेम कर लूंगा। तो सर 1 2 3 का आईटीसी मिलेगा, 2 का आईटीसी नहीं मिलेगा। बताओ, क्वेश्चन 5 नंबर का था सर। अब अगर आप इसको भी मुश्किल बोलोगे तो पेपर वाकई ही मुश्किल आएगा। सही बता रहा हूं सर, अगर आप इस क्वेश्चन को भी मुश्किल बोलोगे ना, तो फिर ये लगा लो पेपर बहुत मुश्किल बनेगा, फिर इसके अकॉर्डिंग तो बहुत मुश्किल बनेगा। सर सारे पॉइंट आप चेक कर लो, सेक्शन 16 के हैं और 17 के हैं, और इवन 16 17 छोड़ो, 17(5) के हैं और 16(1) के हैं। 16(1) में साफ साफ लिखा था कि अगर आपने गुड्स सर्विस या गुड्स एंड सर्विस अगर आपने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज किया होगा, तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। 17(5) में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आईटीसी ब्लॉक है। अब 17(5) में 2 पॉइंट कवर है, आईटीसी ब्लॉक कर दिया, बाकी सब केस में बिजनेस में यूज किया, आपको आईटीसी मिल गया। तो भैया इन केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, बाकी केस के अंदर मिलेगा। अब एक बार चेक करो, एक तो इसका मिलेगा 6500 का, एक 1250 का मिलेगा, और एक मिलेगा आपको 15,600 का। इनका आईटीसी मिलेगा जी, और किसी का नहीं मिलेगा। आओ जी, एक बार आप इंस्टीट्यूट का आंसर देख लो, क्या पता हमारा आंसर गलत हो। एक बार चेक करना इंस्टीट्यूट के आंसर को। ये देखो जी, आंसर नंबर 1 जो आपके इंस्टीट्यूट ने इस बार के पेपर के गाइडलाइंस आंसर इशू की हैं, मे भी आपने नहीं देखे होंगे, टेंशन मत लेना सर, मैं सारे पेपर सोल्व करवा दूंगा, आपकी टेंशन नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एडवांस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, मेरी है। मतलब सिंगल सिंगल क्वेश्चन जो पास्ट ईयर के अंदर पूछा गया वो, और जो सीए वाले क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी हम स्टूडेंट दरबार में डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। एक बार आंसर चेक करो जी। देखो जी, पहले केस में आईटीसी मिला नहीं, दूसरे केस में आईटीसी है, तीसरे केस में नहीं मिला, चौथे में है, पांचवे में है, देखो इतने का आपको आईटीसी मिलेगा। और वर्किंग नोट्स में देखो जी, पहला केस 17(5) में कंस्ट्रक्शन वाला केस आपका क्या है? ब्लॉक है। और देखो ये वाला केस जो 17(5) में है, अगर आपका गुड स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब देखो इन दोनों केस में कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा जी। और बाकी जहां जहां मिलेगा, देखो उन्होंने क्या बोला है, आपने यूज किया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो भैया जब वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करोगे, उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है जी। लो जी, अब जाके इन तीनों केस में आईटीसी मिला और बाकी उन दोनों केस में आईटीसी नहीं मिला। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपका आंसर था। अब मुझे नहीं पता किन किन बच्चों ने दिसंबर में एग्जाम दिए थे, और इन्होंने दिए थे उनमें से कितने बच्चों ने क्वेश्चन सही किया था। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल देना जी कि सर ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है।
वैसे मुझे लगता नहीं है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, बट अगर फिर भी दिक्कत है तो प्लीज आपने मुझे बतानी है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं जी, पक्का पक्का। लो जी अब अगले पॉइंट पे आओ जी। अगला देखो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जी, 5 नंबर का, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, और बच्चों ने फिर भी उस क्वेश्चन में गलती की है। क्वेश्चन आपके सामने है, ये लो जी। क्वेश्चन नंबर आपका है जी, पेपर में क्वेश्चन नंबर आपका है 3, और उसका पार्ट नंबर जो है ना, पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई, जो ऑलरेडी हम चैप्टर कर चुके हैं। अब आपको मैंने कहा था ना कि मॉड्यूल में से क्वेश्चन बनते हैं, चेक कर लो, ये क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर है। अब जितने बच्चे डेली स्टूडेंट दरबार का सेशन अटेंड कर रहे होंगे, उनको पता होगा टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में मॉड्यूल में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। और आप खुद देख लो, 4 नंबर में क्वेश्चन बना है। अब जिसने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन किए होंगे ना, उसके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन होगा। जिसने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन किए ही नहीं होंगे, वो उसको ध्यान से करना पड़ेगा। एक बार चेक करना क्या लिखा है जी। वो कह रहे हैं जी, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है बाय गिविंग रीजन, in brief in each of the following cases in accordance with the provision in CGST Act 17। सबसे पहले कह रहे हैं डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस आपको ये दी हुई है, डेट ऑफ इनवॉइस आपको ये दिया हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट आपको ये दी हुई है। अब डेट ऑफ पेमेंट भी है, डेट ऑफ कंप्लीशन भी है, डेट ऑफ इनवॉइस भी है। अब मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, मुझे ये बताना है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहली बात, क्या ये क्वेश्चन जो है सेक्शन 12 का है, 13 का है, या 14 का है? जल्दी बोलो, 12 का है, 13 का है, 14 का है? एक बच्चा कह रहा है भाई ये क्या होता है। ये बच्चा वही है जो पहली बार सेशन अटेंड कर रहा है। एक बात बताओ नालायकों, सेक्शन 12 ये गुड्स वाले केस में है, 13 सर्विस वाले केस में है, 14 अगर जीएसटी का रेट चेंज होगा उस केस में क्या 14 एप्लीकेबल होगा। अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया बातें सर्विस की हो रही हैं तो सेक्शन 13 की बातें होंगी। और सेक्शन 13 में भी ना सेक्शन 2 जो है फॉरवर्ड चार्ज वाला, बातें उसकी हो रही है। और आपसे बढ़िया कौन जानता है, फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में पीओटी निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा इनवॉइस विद इन टाइम है या नहीं है। अब अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया होगा फिर तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट भी चेवल्स अर्लियर। और अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया होगा फिर पीओटी बनेगा पेमेंट और कंप्लीशन भी चेवल्स अर्लियर। एक बच्चा कहता है सर इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है? अच्छा, एक बात मुझे बताना नालायकों, इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है अब नहीं पता आपको? क्या हो गया आपको? 30 दिन और 45 दिन। बैंकिंग कंपनी वाले केस में 45 दिन, नॉर्मल केस में 30 दिन। और ये 30 दिन कहां से काउंट करते हो? डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन, इनमें से जो अर्लियर होगा उसके 30 दिन में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू है तो फिर तो पीओटी है इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, और अगर नहीं है फिर पेमेंट और कंप्लीशन भी चेवर अर्लियर। और देखो सारे नालायक बच्चे प्रोफेशनल के सामने बैठे हैं। बच्चा कह रहा है सर हमने आंसर निकालना स्टार्ट कर दिए। अच्छा एक बार बताना आंसर क्या क्या आएगा। आंसर मत देखना, कैसे आंसर देखोगे कि आंसर मैंने दिखाया ही नहीं है। एक बार आंसर निकाल के बताओ जी। अब यहाँ पे चेक करना, कंप्लीशन 16 जुलाई को है, पेमेंट है 26 अगस्त को, अर्लियर क्या बनेगा 16 जुलाई, इनवॉइस है 21 जुलाई। क्या इसके 30 दिन में है या नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या इनवॉइस 30 दिन में है या नहीं है? बिल्कुल है। और अगर इनवॉइस 30 दिन में होगा तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवरेज अर्लियर। सर चेक करो क्वेश्चन में वैसे कंप्लीशन सबसे पहले है, पॉइंट नंबर 1 में कंप्लीशन सबसे पहले है, फिर भी कंप्लीशन की डेट पीओटी नहीं बनेगी। आप में से कई नालायक बच्चे होंगे जो रट के बैठे होंगे, जो अर्लियर होगा वही पीओटी होगा। ये बिल्कुल रट के मत बैठना। सर किसमें से अर्लियर होगा वो डिपेंड करेगा इनवॉइस विद इन टाइम इशू है या नहीं है। अब अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू है तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर। और अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं है तो फिर पीओटी बनेगा पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर अर्लियर। अब एक बार देख के बताओ जी, कंप्लीशन 16 जुलाई है, इनवॉइस 21 जुलाई है, 30 दिन के अंदर है तो पीओटी बनेगा इनवॉइस पेमेंट अर्लियर। तो इनवॉइस 21 जुलाई है और पेमेंट आपकी है 26 अगस्त को, तो अर्लियर क्या बनेगा 21 जुलाई। ये पीओटी हो गया जी, पहले का आंसर तो ये आ गया। ओए होए इतना मुश्किल क्वेश्चन, हे भगवान जी कैसे होगा ये क्वेश्चन? 4 नंबर का आया है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अगला देखो फटाफट से। अब यहाँ पे देखो कंप्लीशन 16 अगस्त को है, कंप्लीशन 16 अगस्त को है, आपकी पेमेंट है 1 अक्टूबर को, अर्लियर क्या बनेगा 16 अगस्त। क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस आई या नहीं है? सर क्या 16 अगस्त से लेके 11 अक्टूबर, नहीं यार ये बात समझ में, क्या 16 अगस्त से लेके 11 अक्टूबर क्या 30 दिन में इनवॉइस आई या नहीं है? आंसर इज नो।
तो अगर 30 दिन में इनवॉइस नहीं होगा तो फिर पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट आपकी 1 अक्टूबर को है, कंप्लीशन आपकी 16 अगस्त को है, तो पीओटी जो बनेगा ना वो बनेगा 16 अगस्त 2019, ये आपका पीओटी आएगा। तो भैया पहले केस में पीओटी बनेगा 21 जुलाई और सेकंड केस के अंदर बनेगा 16 अगस्त। ये बन गई कंप्लीशन की डेट। कंप्लीशन की डेट क्यों बनी? कंप्लीशन की डेट इसलिए नहीं बनी, कंप्लीशन सबसे पहले है, कंप्लीशन की डेट इसलिए बनी क्योंकि 30 दिन के अंदर इनवॉइस नहीं है, और अगर 30 दिन में इनवॉइस नहीं है तो पीओटी बनता है पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। आगे देखो जी, आपका 16 अक्टूबर 19 को कंप्लीशन है, पार्ट पेमेंट आ रही है 1 अक्टूबर 19 को, और इनवॉइस है 11 अक्टूबर 19 को। इनमें से अर्लियर क्या बन गया जी? यहाँ पे देखो पेमेंट पहले 1 अक्टूबर है, अब अगर यहाँ पे इनवॉइस 11 अक्टूबर को है तो क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है? सर पेमेंट कंप्लीशन अर्लियर क्या बना? पेमेंट बना, उसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर 30 दिन में इनवॉइस होगा तो पीओटी क्या बनेगा? पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट पहले है, तो ये जो पार्ट पेमेंट होगी ना इसका पीओटी तो बन जाएगा 1 अक्टूबर 19, तो इसका एक पीओटी आ गया। सर ध्यान रखना, इन अगले वाले दोनों केस के ना 2 पीओटी आएंगे, अगले वाले दोनों केस के 2 पीओटी बनेंगे। क्यों? क्योंकि पार्ट पेमेंट अलग है, पार्ट पेमेंट अलग है। अगला देखो जी, कह रहे हैं रिमेनिंग पेमेंट आई है 26 अक्टूबर को। अब अगर पेमेंट 26 अक्टूबर को है, कंप्लीशन 16 अक्टूबर को है, अर्लियर क्या बन गया? 16 अक्टूबर। क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है? सर इनवॉइस उससे भी पहले है, इनवॉइस 11 अक्टूबर को है, और अगर इनवॉइस ही 11 अक्टूबर को है तो अगर इनवॉइस ही सबसे पहले है तो पीओटी क्या बन गया? 11 अक्टूबर, ये आपका पीओटी बन के आ गया। तो पार्ट पेमेंट का पीओटी ये बनेगा जी, और पार्ट पेमेंट का पीओटी ये बनेगा। तो ये 3 नंबर हमारे पक्के हो गए अगर हमारे आंसर सही है। अभी देखते हैं आंसर क्या निकलेंगे। अगला देखो जी, 16 अक्टूबर कंप्लीशन है, इनवॉइस आपकी 11 नवंबर को है, और पेमेंट आपकी है 12 नवंबर को। अपने आप बोल देना, पेमेंट 12 नवंबर को और कंप्लीशन है 16 अक्टूबर को, और ये क्या बनेगा? 16 अक्टूबर। क्या 16 अक्टूबर से 11 नवंबर 30 दिन में इनवॉइस इशू है या नहीं है? सर क्या 16 अक्टूबर से 11 नवंबर 30 दिन में इनवॉइस इशू है या नहीं? आंसर इज यस। और आपसे बढ़िया कौन जानता है अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू हो चुका है तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो पीओटी क्या बनेगा? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस मेरा 11 नवंबर है, ठीक है, पेमेंट मेरी 12 नवंबर है, अर्लियर क्या बनेगा? 11 नवंबर। तो पीओटी निकल के आएगा 11 नवंबर 2019, ये निकल गया जी पार्ट पेमेंट का। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ रिमेनिंग, इधर देखो ध्यान से। अब 15 नवंबर को है जी, 15 नवंबर को है, अब ये 15 है और ये 16 अक्टूबर है, अर्लियर क्या बनेगा? 16। इसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है? बिल्कुल है। और अगर इसके 30 दिन में इनवॉइस है तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर। तो यहां पे भी अर्लियर क्या बनेगा? 11 नवंबर ही बनेगा। तो इन दोनों का पीओटी जो है वो सेम ही निकल के आएगा 11 नवंबर। तो सर पहले पार्ट का एक पीओटी, दूसरे पार्ट का एक पीओटी, तीसरे पार्ट के 2 पीओटी, चौथे पार्ट का एक पीओटी। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज हो गए, सर चौथे पार्ट में पेमेंट तो 2 बार है ना, तो फिर 2 पीओटी आनी चाहिए। नहीं सर, वैसे 2 पीओटी आते, बट इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही केस में अर्लियर इनवॉइस है, इसलिए इनवॉइस की डेट ही पीओटी निकल के आएगी। और अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो ऐसा करते हैं, इंस्टीट्यूट से पूछ लेते हैं। इंस्टीट्यूट एक बार अपना आंसर दिखाना। बच्चे कह रहे हैं हमें विवेक सर की बातों पे विश्वास नहीं है, हमें पीओटी बताओ, पीओटी कितना आएगा। ओ माय गॉड, इंस्टीट्यूट भी कह रहा है भैया तुम किसी की बात पे विश्वास करना या मत करना, विवेक सर पे कर लेना। देखो जी, पहले क्या 26 अगस्त निकाला हमने, क्या निकाला रे हैं? अच्छा मेरे को लगा पहले का 26 अगस्त निकाला। ये रहा पहले का पीओटी आपने निकाला है, ये आपका पीओटी है 21 जुलाई। हमने क्या निकाला? देखो जी 21 जुलाई पहला सही हो गया, एक नंबर पक्का जी। अगले का निकाला है 1 सितंबर, हमने अगले का निकाला है 16 अगस्त। 16 अगस्त कंप्लीशन और पेमेंट विच 1 सितंबर। 1 सितंबर तो कोई डेट ही नहीं है, क्या कर रहे हैं? पेमेंट इन्होंने सेकंड केस में लिखी है 1 सितंबर, और पेमेंट यहां लिखी है 1 अक्टूबर। हद हो गई बिल्कुल ही यार, इंस्टीट्यूट की हद हो गई जी, वाकई हद हो गई। आप चेक कर लो क्वेश्चन में कहीं 1 सितंबर है ही नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पे 1 अक्टूबर दिया हुआ है। अब अगर 1 अक्टूबर दिया होगा, एक बात बताओ, अगर 1 अक्टूबर दिया होगा तो भैया इसके 30 दिन में इनवॉइस नहीं है, अगर इसके 30 दिन में नहीं है तो फिर पीओटी क्या बनेगा? पेमेंट और कंप्लीशन अर्लियर 16 अगस्त तो है। सर अगर 1 सितंबर भी दिया होता, अगर 1 सितंबर भी दिया होता,
तो यहाँ पे अर्ली क्या बनता, 16 अगस्त बनता, उसके 30 दिन में इनवॉइस नहीं है, तो भी सितंबर और अगस्त अर्लियर क्या बनेगा, 16 अगस्त ही बनेगा। सर मैं नहीं खेलूंगा, इंस्टीट्यूट का ये आंसर गलत है जी। कह रहे इनवॉइस, वाह भाई वाह, इनवॉइस कह रहे हैं 11 सितंबर को। हद हो गई यार, यहाँ पे 11 अक्टूबर लिखा हुआ है। ये देख लो जी इंस्टीट्यूट की। अब आप ये मत कहना कि सर इंस्टीट्यूट ये क्या कर रहा है। देख रहे हो आप, देख रहे हो, अब सोच के बोलना ये क्वेश्चन क्या है सर, मतलब क्वेश्चन अलग दिया है, आंसर इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस आंसर में देख लो क्या दिया हुआ है। बच्चा कह रहा है अब करे तो करे क्या, करे तो करे क्या भैया, जो हमने किया बिल्कुल परफेक्ट है जी। तो उनके आंसर में गलती हो गई है, उन्होंने सितंबर लिख दिया, आना यहाँ पे अक्टूबर ही चाहिए, यहाँ पे अक्टूबर आएगा, यहाँ अक्टूबर आएगा, तो आंसर इसका 16 अगस्त ही बनेगा जी। आंसर 16 अगस्त ही बनेगा, इंस्टीट्यूट से आंसर में गलती हो गई है। और ये नहीं कह रहा कि पता नहीं कैसे हो गई या क्या की है, बट 100% गलती है, क्योंकि जब क्वेश्चन में बातें जब अक्टूबर की होंगी तो हम सितंबर की बातें, जब क्वेश्चन के अंदर बातें, क्वेश्चन का है, जब क्वेश्चन के अंदर बातें ही अक्टूबर की होंगी तो हम सितंबर कहां से लेके आए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बातें किसकी हैं, अक्टूबर की हैं। और जब क्वेश्चन ही अक्टूबर बेस पे है तो क्वेश्चन क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के बेस पे करेंगे ना। तो इसका आंसर जो बनेगा जी 16 अगस्त ही बनेगा, ठीक है। हाँ अगर इंस्टीट्यूट की तरह अगर मैं ये एज्यूम कर लूं ये सितंबर है, फिर आंसर अलग हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट घबराओ मत, देखो एक बच्चा घबरा गया, कह रहा है यार इंस्टीट्यूट का ही भरोसा नहीं है कुछ भी, मतलब हद हो गई, खुद का क्वेश्चन है, खुद का ही आंसर है, बताओ आंसर ही अलग अलग दे रहा है। अब सर भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, जो उसको पसंद वही बात कहेंगे, वो दिन को अगर रात का ही रात कहेंगे, ठीक है। बट आपने आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख के आना है, उससे गलती हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर वो क्रॉस मार देगा, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, मे बी आंसर लिखने में यहाँ पे गलती हो गई है, आपको क्वेश्चन के बेस पे आंसर दे के आना है, और हमने क्वेश्चन के बेस पे ही आंसर लिखा है, ठीक है। अगले का आंसर हमने क्या निकाला है, पार्ट पेमेंट का निकाला है 1 अक्टूबर निकाला है, और बैलेंस का निकाला है 11 अक्टूबर। और ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। अब देखो यहाँ पे एक का निकाला है 1 अक्टूबर निकाला है, एक का निकाला है 11 अक्टूबर, ये हमारे दोनों सही है, ये दोनों के दोनों परफेक्ट हैं। इंस्टीट्यूट थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन सही किया। अगले का देखो, दोनों ही केस में 11 तारीख है, दोनों ही केस में क्या है 11 है, हमारा भी दोनों केस में क्या है 11 है जी, ये भी इंस्टीट्यूट का सही है। तो दिक्कत जो है वो सिर्फ आपकी इस पार्ट के अंदर है, ठीक है जी, दिक्कत आपकी इस पार्ट के अंदर है। आपका पेपर ये वाला था जी, मैंने आपके पेपर खुद ही उठाया, देखो ये पेपर आपके इंस्टीट्यूट का ही है, दिसंबर 2020। अगर आपके पास है तो आप उसमें से भी चेक कर सकते हो, आपका क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बना था ना वो क्वेश्चन यही बना था जी, ठीक है जी। अब कई बच्चे ना ये घबरा रहे हैं, सर कहीं हमारे 4 नंबर इसलिए तो नहीं कट गए, मतलब 1 नंबर हमारा इसलिए तो नहीं कट गया कि इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर लगना ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है सर। देखो जो क्वेश्चन होगा उसके बेस पे आंसर होगा, उनसे आंसर लिखने में गलती हो गई, सितंबर लिख दिया, आना अक्टूबर है, तो यहाँ पे अक्टूबर आएगा, यहाँ पे भी अक्टूबर आएगा, और यहाँ 1 सितंबर की जगह आंसर 16 अगस्त बनेगा। और यहाँ पे विद इन नहीं है, यहाँ पे विद इन नहीं है, यहाँ पे आएगा नोट विद इन, इनवॉइस नोट इशूड विद इन 30 डेज, क्योंकि इनवॉइस 30 दिन में इशू नहीं है, क्योंकि 16 अगस्त से लेके 11 अक्टूबर ये 30 दिन नहीं बनते, ठीक है। तो इस रेस के बेस पे आंसर क्या बनेगा 16 अगस्त। ओके जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। लो ये वाला क्वेश्चन हमारा था जी। अब आ जाओ, जो लास्ट क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है आज की क्लास का, ये हमारा क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन ही है वैल्यूएशन का। देखो 4 नंबर का जी, अभी अभी 1-2 दिन पहले, इवन 3-4 सेशन पहले हमने वैल्यूएशन वाला चैप्टर किया था, याद करो उसमें रूल नंबर 32 आपने किया था, याद है, मनी चेंज वाला, मनी चेंज वाला। उसमें मैंने कहा था कि जो भी आपका बाइंग और सेलिंग रेट होगा, याद आ रहा कुछ आपको, रूल नंबर 32, अगर आपको थोड़ा सा बहुत याद करवा दूं। सबसे पहले चेक करते हो एक करेंसी इंडियन करेंसी है या नहीं है, और अगर कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है उस केस में ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी है उसके दो केस बनते थे, या तो उसका रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा या रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होगा। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो बाइंग और सेलिंग जो भी रेट आएगा उसमें रेफरेंस रेट माइनस करने के बाद जितने यूनिट्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सर अगर आपने बोला दिसंबर 2020 का पेपर मुश्किल था, आप चेक कर लो 4 नंबर का, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई का बन नहीं सकता। 5 नंबर का आईटीसी वाला क्वेश्चन उससे आसान नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन वैल्यूएशन का, 4 नंबर में देख लो 4 नंबर में कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन में क्या है, सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार चेक करना।
राम अवतार रेजिडेंट ऑफ नागपुर हैज एंटर्ड इनटू ए रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच एनडीएमसी बैंक लिमिटेड 12th जनवरी 2020 फॉर सेलिंग $US 4,50,000 एट द रेट 75। लोरी कमाल ही कर दी। किस रेट पे सेल कर रहे हैं? 75, वो भी दिया हुआ है, सेलिंग रेट भी दिया हुआ है। उसका रेफरेंस रेट क्या है? 76, वो भी दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्लेयर बाय सीबीईसी। हद हो गई बिल्कुल इंस्टीट्यूट की। एक डिपार्टमेंट जो आज से 3 साल पहले खत्म हो चुका है, जिसका अब नाम सीबीआईसी है, उसका नाम दिया हुआ है सीबीएसई। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट क्या करता होगा, बस क्वेश्चन पुराना उठाता होगा, एग्जाम में डाल देता होगा, बच्चा फिर कंफ्यूज होता होगा, यार सीबीएसई तो हमने पढ़ा ही नहीं, हरे राम विवेक सर ने गलत तो नहीं करवा दिया। उसको ये नहीं पता गलती विवेक सर से नहीं हुई, गलती इंस्टीट्यूट से हो गई। यहाँ सीबीएसई सीबीआईसी आना था, ठीक है। और उसने सीबीएसई का रेट दिया 76.50 पर यूएसडी। आपने आप बोल देना क्या हम सीबीआईसी का रेफरेंस रेट लेते हैं या बैंक का रेफरेंस रेट? बैंक का रेफरेंस रेट। तो ये रेट हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम सीधा बोलेंगे हमें कंफ्यूज मत करो जी, हमें कंफ्यूज मत करो। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेफरेंस रेट होगा वो रेट हमारे काम का होगा, जो सीबीआईसी का रेफरेंस रेट होगा वो रेट हमारे काम का नहीं होगा। तो आपने बोल देना रेफरेंस रेट कितना है? 76 और सेलिंग प्राइस कितना है? 75। अब आपने बोल दो 76 माइनस में 75 और कितनी मनी चेंज करवानी है? 4.5 लाख। तो भैया 4.5 लाख को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 लाख रुपए की आपकी टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगी। बताओ ये क्वेश्चन 4 नंबर का है जी, क्वेश्चन 4 नंबर का है। और पता 4 नंबर में क्यों है? सिर्फ एक लाइन की वजह से सीबीआईसी। क्योंकि आप में से कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जो कस्टम की वैल्यूएशन याद कर लेंगे। याद करो प्रोफेशनल में जब हमने कस्टम किया था तो कस्टम के अंदर वैल्यू निकालते हुए मैंने वहां पे कहा था आपको रेट लेना है रिजर्व बैंक का नहीं सीबीआईसी का। बट जब जीएसटी की वैल्यू निकालेंगे रेट लेंगे रिजर्व बैंक का। तो आप में से ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार सीबीआईसी का भी लेते हैं रिजर्व बैंक का भी लेते हैं, फिर कौन सा लूं मैं? याद कर लो। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा, उनकी बात कर रहा हूं। अगर अगर बातें कस्टम की होंगी, अगर बातें कस्टम की होंगी उस केस में अगर वैल्यू निकालनी होगी तो रेट लोगे सीबीआईसी का। अगर बातें कस्टम की होंगी, वैल्यू निकालनी होगी, रेट लोगे सीबीआईसी का। अगर बातें जीएसटी में रूल नंबर 32 की होंगी तो रेफरेंस रेट जो लोगे वो रिजर्व बैंक का लोगे, सीबीआईसी का नहीं लोगे। तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, बस ये बात ध्यान देना कि गलती से भी ना ये गलती मत करके आ जाना कि रेट आप सीबीआईसी वाला ले लो। उसने 4 नंबर में क्वेश्चन डाला ही इसलिए है कि उसको पता है कि बच्चा गलती करके आएगा। बट मेरी फैमिली का बच्चा गलती करके नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन जीएसटी का बना है, रिजर्व बैंक का जो रेफरेंस रेट होगा वो रेट हमारे काम का होगा। इसका आंसर चेक कर लेना जी। अब देख लो कितना मुश्किल आंसर है, आपको दिखाऊं? ये देख लो जी, आपको देख के भी हैरानी होगी। ये क्वेश्चन ये तो लिख दिया ऊपर प्रोविजन। हद हो गई यार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। एक्साइज जो खत्म हो चुका है अभी वही लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे सीबीआईसी लिख लेना जी। इंस्टीट्यूट ने पुराना आंसर चिपका दिया, क्वेश्चन पुराना दिया होगा तो आंसर भी पुराना चिपका दिया। यहाँ पे सीबीआईसी आएगा, गलती से भी सीबीएसई मत लिख देना, इंस्टीट्यूट नंबर काट देगा जी। उसने साफ साफ बोला है ये गाइडलाइंस आंसर है, ये ऐसे ही होंगे ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी और आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें गलती नहीं, इसमें गलती के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये इंस्टीट्यूट कहता है हम इसके लिए लाइबल नहीं है। ठीक है, हम इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बोल दिया कि हम इसके लिए लाइबल नहीं है, हमने बेस्ट इंटरप्रिटेशन आंसर दिए हैं, इसमें गलती हो सकती है। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई में एक पार्ट बिल्कुल गलत है, और यहां पे भी सीबीएसई नहीं आएगा, सीबीआईसी आएगा। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन के आप प्रोविजन लिख के आओगे तो आपको सीबीआईसी लिख के आना है, सीबीएसई नहीं लिख के आना। ये देखो जी वही बातें, पहले प्रोविजन लिखा हुआ है और देखो 76 माइनस 75 4.5, तो देखो वैल्यू आ गई 4.5 लाख रुपए। ये आपकी वैल्यू आ गई जी, ये आपकी वैल्यू आ गई 4.5 लाख रुपए। अब बताओ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का था जी। तो आज हमने पता है, आज हमने टोटल 13 नंबर कंप्लीट किए हैं। 5 नंबर आईटीसी के, 5 नंबर टाइम ऑफ सप्लाई के और 5 नंबर वैल्यूएशन के। बच्चा कहता है सर तो इसके और भी तो क्वेश्चन हैं, और भी तो क्वेश्चन कराओ। टेंशन मत लो सर, अब इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैंने 3 क्वेश्चन क्यों उठाए? क्योंकि जो तीनों टॉपिक अभी तक हम कर चुके हैं वो तीनों क्वेश्चन कौन से मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, अब जब नेक्स्ट सेशन करूंगा तो नेक्स्ट सेशन में आपके एग्जाम के ही दिसंबर 2020 के ही न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं उसको हम सोल्व करेंगे। और आपसे ही पूछूंगा कि बताओ पेपर कितना मुश्किल है, क्या दिक्कत आई थी।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है सर, मतलब हाँ पेपर का लेवल थोड़ा इस बार अलग था, प्रोविजन बेस ज्यादा था, थियोटिकल बेस था, वैसे ऐसा लेवल आता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि पेपर मुश्किल था। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन नॉर्मली उस चैप्टर से डाले जहां से कम आते हैं, जो मेजर चैप्टर है वहां से बहुत कम डाले थे, वो बात सही है, बट ये नहीं है कि आपके नंबर आ नहीं सकते थे। अब जो इस बार ऑल ओवर इंडिया रैंक 9 है, आपने रोनित का इंटरव्यू देखा होगा, उसके मेरे ख्याल से 68 या 70 मार्क्स है एडवांस टेक्स्ट में, और वो बच्चा, आप उस बच्चे का ऑडियो सुनना, उसने पता क्या बोला है, सर जो आपने लास्ट टाइम स्टूडेंट दरबार आपने लगवाए थे ना, उसने कमाल कर दिया था। तो सर ये कुछ बच्चों को ना स्टूडेंट दरबार लगते हैं बेकार, उनको लगता है विवेक सर पागल है, आधा पौना घंटा 1 घंटा के बैठ जाते हैं, हम क्यों करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, देखो मेरा काम है अपना बेस्ट देना, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप अपना बेस्ट दोगे नहीं दोगे वो आपके ऊपर है। अगर मैं कह रहा हूं चलो आप 1 घंटा आप कुछ भी करो, सिर्फ बैठ के सुनते भी रहोगे ना, तो भी बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगी। और 1 घंटा सुनना ही तो है यार, आप 1 घंटा वैसे न्यूज देख लेते हो बेकार सी, 1 घंटा वैसे एंटरटेनमेंट कर लोगे, 1 घंटा अपनी पढ़ाई पे लगा लो, जहां कुछ करना ही नहीं है यूट्यूब खोल के बैठ जाओ, 1 घंटा वीडियो चलेगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर ये आप 1 घंटा नहीं दे सकते तो इट मीन आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर। ठीक है जी, तो आज हम बस यही करेंगे, एक तो रजिस्ट्रेशन के 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन ये किए, बाकी नेक्स्ट क्लास में अब क्या रिवीजन करके आनी है आपको, नेक्स्ट क्लास में आपने कुछ नहीं रिवीजन करके आनी, बस आप अपने जीएसटी के प्रोविजन रिवाइज करते रहो, आप अपने जीएसटी के प्रोविजन रिवाइज करते रहो। अब हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन मींस अलग अलग चैप्टर में से क्वेश्चन होंगे, पहले उसका मैं प्रोविजन रिकॉल कराऊंगा, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। तो मेरी आपसे बस यही यही रिक्वेस्ट है, जितने भी जीएसटी के प्रोविजन हैं आपने बस वो रिवाइज करते रहने हैं, आपने आप एक बार आपने रिवाइज करके आने हैं, बाकी कुछ रिवीजन मैं यहां पे कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी पूरा जबरदस्त हो जाएगा। और जब हमारा जीएसटी खत्म होगा फिर बातें करेंगे इनकम टैक्स की, और फिर बातें करेंगे कस्टम की। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी अब नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखो भाई, हालात बहुत खराब हो रहे हैं, बाहर मत निकलो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, और वैक्सीन आती एकदम तो लगेगी नहीं, तो जितने टाइम वैक्सीन नहीं लगती अपना और वैक्सीन लगने के बाद भी ध्यान देना जी, ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगने के बाद खुले हम बाहर आ गए। ठीक है, फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज भी लगती है, सेकंड डोज लगेगी 30 दिन के बाद। तो जो लेवल अभी हालात बाहर हैं बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, दूसरों की हेल्प करो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, जितना हो सके उतने प्रिकॉशन लो, गर्म पानी पियो, नींबू पानी पियो, स्टीम लो, गरारे करो बीटाडीन के, या हल्दी वाले गरारे करो, हल्दी वाला दूध पी सकते हो। ठीक है, मतलब ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको करनी है सर, ऐसा नहीं है कि हमें हो नहीं सकता। ठीक है, या सर हमें तो हो चुका है अब दोबारा नहीं होगा, ये बातें भूल जाओ सर, ये बातें भूल जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। तो अपना ध्यान अगर रखोगे फायदा आपका होगा, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, वो बात अलग है शायद जून में एग्जाम ना हो, बट जब भी होंगे तैयारी आपने पूरी करके जानी है। ठीक है, चलो जी फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, बाय बाय जी।